तो ये COP30 क्या है? पक्षकारों का सम्मेलन है। पक्षकार मतलब पार्टीज कौन है? कंट्रीज है। कंट्रीज को इसमें पार्टीज बोला जाता है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे मोतीराव डिसीजन से का संबंध किससे है? JREDD प्लस गठबंधन। तो ये क्या कह रहा है? 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए 3 से 6 बिलियन डॉलर जुटाने का एक मार्ग है। हमारी रणनीति का केंद्रीय स्तंभ तो यही है, CBDR, समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व है। सब बराबर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जिसने ज्यादा रोल प्ले किया है वो जिम्मेदारी ज्यादा लेगा। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये सब हम थोड़ी ना प्रकाशित कर रहे, UN ही प्रकाशित कर रही है और उसमें साफ साफ बोला जा रहा है विकसित देशों का ज्यादा बड़ा रोल है। तो भैया तुम्हें फिर पैसे देने में किस चीज की तकलीफ? तुमने कोई नुकसान किया, भरपाई करोगे ना, यही तो होता है, समझे? और आप पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का ढोल पीटते हो, तो भैया उस टेक्नोलॉजी को मानवता के लिए इस्तेमाल करो, दो हमें मदद करो। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? तो आज संभव सीरीज में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर है 9 और हम बात करेंगे सतत विकास और समसामयिक मुद्दों के ऊपर बात करेंगे बच्चा। तो ये जो आज का टॉपिक है, सबसे बड़ी बात जो अभी रिसेंट में चर्चा में है, तो हमारे आज के जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 हम करेंगे बच्चा UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP30 है ना। ये जो COP30 जो ब्राजील में हुआ है, हम इस पे बात करेंगे। हर साल UPSC प्रीलिम्स में या मेंस में COP से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ओवरऑल हम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा, टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक नंबर 2 पे हम बात करेंगे पिछले एक साल में, है ना, साल 2024 से 2025 के बीच में चर्चा में रही महत्वपूर्ण स्पीसीज, चर्चा में रही स्पीसीज, हम इस पे बात करेंगे बच्चा दूसरा, ठीक है। तो दो हमारे ये मुद्दे हो गए, दोनों बिल्कुल, क्योंकि समसामयिक मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो हम क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज है, इसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है, क्या हम सस्टेनेबली इस अप्रोच की ओर बढ़ भी रहे हैं या नहीं, इन सारे मुद्दों पे अभी हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये संभव सीरीज UPSC प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाई गई है। सारे सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं और आप इस पूरी संभव सीरीज में जो पूरा बैच है, फ्री एनरोलमेंट करा के इसकी सारी PDFs आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप पेड कोर्स के जरिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रारंभ 2.0 2028 के लिए है 29,999। संकल्प है ये हमारा 2027 के लिए 13,499 रुपये का है। और सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ये है 2,999 रुपये का, ठीक है बच्चों, ओके। तो ज्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज की आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम COP30। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अर्थ समिट जो 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था हमारा 1992, उस अर्थ समिट से 3 बड़े महत्वपूर्ण कन्वेंशन निकल के आए थे। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के लिए UNCBD था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर था UNCCD, UN कन्वेंशन हो गया टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो भूमि क्षरण के मुद्दों के लिए लेके आए थे। और सबके अपने अपने COP चलते हैं बच्चा, क्लाइमेट चेंज वाले के अपने COP है। तो अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन का जो हमारा COP है UNFCCC, उसका COP30, हर साल इसकी मीटिंग होती है। मैंने आपको ये भी बताया था, UNCBD की मीटिंग हर 2 साल में होती है। ये सारी चीजें जो पहले बताई गई है उन्हें अच्छे से याद रखना। तो ये COP30 क्या है ना, पक्षकारों का सम्मेलन है। पक्षकार मतलब पार्टीज कौन है? कंट्रीज है। कंट्रीज को इसमें पार्टीज बोला जाता है। जैसे
इंडिया क्या है, एक पक्षकार है। ओके, अमेरिका क्या है, एक पक्षकार है। चीन क्या है, एक पक्षकार है। ऐसे देशों को पक्षकार बोला गया है इसमें। तो ये बात कर रहे हैं COP30 वादे से कार्यान्वयन तक, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, तकनीक के लिए क्या करना चाहिए, पैसे कहाँ से लेके आएंगे, विकसित और विकासशील देशों के बीच में समन्वय कैसे किया जाएगा, अडेप्टेशन के मुद्दे पे क्या बात करता है, ये मिटिगेशन के मुद्दे पे क्या बात करता है, इन सब पे बड़े अच्छे से बात करेंगे। और कुछ कुछ टेक्निकल टर्म जो यहाँ चर्चा में रहे उन सभी पे बात करेंगे। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको कई अलग अलग नामों से जाना जा रहा है बच्चा। इम्प्लीमेंटेशन कॉप के नाम से जान रहे हैं, ट्रुथ कॉप के नाम से जान रहे हैं, और फॉरेस्ट कॉप के नाम से। इसके बहुत सारे नाम है। हुआ कहाँ, ब्राजील के अंदर बेलेम, BELEM, बेलेम में हुआ है ये। तो ये बेलेम ब्राजील के अंदर हुआ है। तो इसको द अमेजन शिखर सम्मेलन के नाम से भी हम जान रहे हैं। चलो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप जानते बच्चा, साल 2015 में हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। COP21 के नाम से आया था बच्चा ये, COP21। तो 2015 से हम आ चुके हैं 2025 में। तो 2025 में आ गए, तो पेरिस वाले की क्या हो गया बच्चा, 10वीं वर्षगांठ भी है ये। मतलब जो बेलेम में हुआ है, ये पेरिस वाले की 10वीं वर्षगांठ है। 10 साल हो चुके जब हमने बातें पेरिस में की थी। उसके साथ ये क्या कहता है, थोड़ा इस बार जो हमने लोकेशन को चुना वो जानबूझ के एक ऐसी लोकेशन को चुना जिसका काफी ज्यादा इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट आप जानते ही बच्चा। तो हमने स्थान का महत्व क्या है, क्यों चुना, अमेजन क्षेत्र। ओके, और उस क्षेत्र में होने वाला ये अभी तक का पहला शिखर सम्मेलन है। ओके, अब आपको पता है कि जब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हम एक कंसेप्ट लेके आए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC के नाम से एक कंसेप्ट लेके आए थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और इसमें क्या किया गया था, हर देश ये बताने वाला था, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, ये बताने वाले थे कि वो क्या रणनीति अपनाने वाले हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य क्या है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। हर देश अपनी स्थिति के हिसाब से बताएगा, और इस एक बार जो बताएगा फिर उसको उसके लिए प्रयास करने होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से ये कैसे अलग था हमारा पेरिस वाला। क्योटो प्रोटोकॉल में केवल विकसित देशों को बाध्यकारी लक्ष्य दिए गए थे। ओके, और वो बाध्यकारी किस सेंस में था, लक्ष्य ऊपर से थोपे गए थे, टॉप डाउन अप्रोच था ये। कैसा था, टॉप डाउन अप्रोच था ये। अब ये NDC वाला क्या था, बॉटम अप अप्रोच पे था। ये सब मैंने आपको बताया था, बॉटम अप अप्रोच पे था ये। तो इसमें बोला गया कि देशों के द्वारा NDC 3.0 मतलब हर 5-5 साल में बता रहे हो ना आप क्या करने वाले हो। 2015 में बताया, 20 में बताया, 25 में बताओगे। तो COP30 राष्ट्रों के लिए अपने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना, उनको जमा करने की भी समय सीमा है। तो NDC 3.0 की भी ये समय सीमा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चा, पेरिस समझौते का 1 दशक हो चुका है और इसको अलग अलग नामों से जान रहे हैं हम। ट्रुथ कॉप के नाम से हमने इसको नाम दिया, इम्प्लीमेंटेशन कॉप का हमने इसको नाम दिया, ऐसे अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। अब समझो मुख्य परिणाम क्या है, मतलब मुद्दे क्या है। कभी भी आपसे यूपीएससी भी पूछ लेना बच्चा कि आपका क्लाइमेट चेंज वाले जो इश्यूज है उनको हम कितने तरीके से हमें उनको टैकल करना है। तो पहला क्या है बच्चा, टेक्नोलॉजी। तो इस कॉप के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा मुद्दा था कि किस तरीके से तकनीक एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। अब तकनीक को लेके क्या है, विकसित देशों के पास तकनीक है, उनके पेटेंट है, विकासशील देशों के पास तकनीक नहीं है। तो तकनीक का कैसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, उन मुद्दों पे बात करेंगे। फिर जेंडर इक्वालिटी वाले मुद्दे को उठाया गया, क्योंकि ये माना गया कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल है, तो वीमेन को एम्पावर भी करना होगा। तो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई इसमें। फिर जस्ट ट्रांजिशन, न्याय संगत परिवर्तन,
कि हम क्या होगा, आज जिस तरीके से दुनिया भर की इकोनॉमीज काम कर रही है ना, अपने को ट्रांजिशन का रिक्वायरमेंट है। ये जो पैटर्न है अभी हमारा ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, एनर्जी कंजप्शन का, संसाधनों को इस्तेमाल करने का, इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो वो न्याय संगत परिवर्तन, ठीक है, तो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर अनुकूलन एक बड़ा मुद्दा है, मैंने आपको बताया था जो क्लाइमेट चेंज होगा वो अपना असर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो उसके लड़ने के लिए पैसा होना चाहिए। और फिर व्यापार जैसे मुद्दे, उन पे ये बात कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे बात कर रहा है हमारा बेलेम, इसलिए एक आया है बेलेम पैकेज। तो आपसे पूछ भी लिया जाए बेलेम पैकेज के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट अडेप्टेशन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, और ट्रेड की हमने यहाँ पे बात की। इसके साथ ही साथ बच्चा यहाँ पे मोतीराव डिसीजन, ये मोतीराव डिसीजन कभी आ जाए, मोतीराव डिसीजन, ये क्या है, मोतीराव डिसीजन के बारे में बोल रहा है। यह है बच्चा एक इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोग्राम है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो आप नीति बना रहे हो, जो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, है ना, जो आपने फ्रेमवर्क बनाया उस पे इम्प्लीमेंटेशन की इसमें बात हो रही है, जो वादों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए बनाया गया है। क्या है ये बच्चा, मोतीराव डिसीजन। हाल ही में यूपीएससी कैसे पूछेगा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे मोतीराव डिसीजन से का संबंध किससे है। तो क्लाइमेट चेंज, आपने जो प्लान बनाए, योजनाएं बनाए, उनको जमीनी स्तर पे उतारना है। बेलेम पैकेज की बात हो गई। बेलेम पैकेज के बाद हम आगे चलते हैं बच्चा। यहां पे आया द ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या है बच्चा ये, तो ट्रॉयका बेसिकली कॉप 28, कॉप 29 और कॉप 30। कॉप 28 हुई थी बच्चा यूएई में, कॉप 29 हुई थी अजरबैजान, ओके, और ये जो अभी कॉप 30 हुई है ये हुई है आपकी ब्राजील बेलेम में। तो ये जो ट्रॉयका क्या है, ट्रॉयका कहते हैं ये कोलैबोरेटिव लीडरशिप है, किसकी, फॉर अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन। कॉप 28, कॉप 29 और कॉप 30 की लीडरशिप में हमें ऐसे कार्यवाहियां जिनकी हमें तुरंत करने की आवश्यकता है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है ट्रॉयका। तो कार्रवाई के लिए तंत्र है, इमीडिएटली अपने को क्या करना होगा, अपने को जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से लड़ना है, तो ये ट्रॉयका आ जाए शब्द। तो ये टेक्निकल शब्द है बच्चा, इन सारी चीजों को मैंने बोला याद रखना। फिर है बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है या 2.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस टेम्परेचर बढ़ने के नुकसान कितने ज्यादा है, ओके। तो हमें इस टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है। ऑलरेडी हम 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं, अब कितना है, बहुत कम मार्जिन बचा है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अब ये बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो कहते हैं निवेश में वृद्धि करो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अब आपको इस प्रॉब्लम से लड़ना है बच्चा। हमने क्या बोला, हमें अपने कंजप्शन के पैटर्न में बदलाव करने होंगे। अपनी इकोनॉमीज जो आज जैसे हम चला रहे हैं वैसे चलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर द एक्सेलरेटर आया, ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। व्हाट इज GIA, ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। ये सारे शब्द याद रखने हैं बच्चा, ऐसे ही यूपीएससी पूछता है, आप PYQs देखोगे ना, ऐसे ऐसे टर्म उठा के पूछेगा, है ना। इस पे पूछ लेगा ट्रॉयका क्या है, ट्रॉयका पे आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा मोतीराव डिसीजन क्या है, इन सारी चीजों पे वो पूछ सकता है। अब ये ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर क्या है, कहते हैं जो कॉप 30 अभी जो हुआ है और नेक्स्ट ईयर होगा जो कॉप 31, इसकी अध्यक्षता के नेतृत्व में एक स्वैच्छिक पहल है। ये क्या है, आप स्वैच्छिक पहल है, बाध्यकारी पहल नहीं है, थोपी नहीं गई है, देशों के द्वारा खुद से करने वाली है। देशों को उनका जो एनडीसी है, एनडीसी मतलब भारत नेक्स्ट 5 ईयर में हम क्या करने वाले हैं, हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से फाइट करने वाले हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है। तो बहुत सारे देशों के अपने अपने एनडीसी है, बांग्लादेश का अपना एनडीसी, भारत का अपना, चीन का अपना, यूएसए का अपना, जर्मनी का अपना। तो कह रहे देशों को उनके एनडीसी और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं
नेशनल एडेप्टेशन जो प्लान है के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए ये बनाया गया है ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। ओके, तभी हमने क्या बोला, इसको हमने इंप्लीमेंटेशन कॉप का भी नाम दिया है। देख रहे हो ना, हमने इसको इंप्लीमेंटेशन कॉप, हमें मतलब सिर्फ वादे नहीं, कार्रवाइयों के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो नेशनल एडेप्टेशन प्लान के कार्यान्वयन गठबंधन द्वारा सॉल्यूशन रेडीनेस प्लान के रूप में इसको शुरू किया गया है, स्वैच्छिक रूप से शुरू किया गया है। हर देश का अपना एनडीसी है ही है बच्चा, और हर देश का अपना एडेप्टेशन प्लान भी है। तो उसके इंप्लीमेंटेशन को तेज करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए है ये ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिर कुछ और आगे बच्चा, फॉरेस्ट और नेचर को लेके इसमें क्या बात कही गई। तो यहां पे बच्चा T3F, ये क्या है T3F, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है बच्चा। ये दरअसल 125 बिलियन डॉलर की राशि से इसको किस लिए शुरू किया गया बच्चा, उष्णकटिबंधीय वन निवेश निधि हमने स्थापित की। आपको पता है बच्चा, जो उष्णकटिबंधीय वन है कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहे हैं, अर्थ के लंग ऑफ द अर्थ के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, उनको बचाना भी जरूरी है। तो कार्बन बाजारों पर निर्भर नहीं, कार्बन बाजार याद है आपको, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो हमने बोला था, एमिशन ट्रेडिंग था, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म थे, वो मार्केट मैकेनिज्म थे क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। तो कह रहा है कार्बन बाजारों पर निर्भर नहीं, बल्कि परिणाम आधारित वित्त पोषण की इसमें बात की गई। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वैसा वित्त पोषण किया जाएगा। स्वदेशी अधिकार की बात की गई है। स्वदेशी अधिकार कहते हैं कुल वित्त पोषण का 20%, ये इस किस में से 125 बिलियन डॉलर वाला जो ये है, और इसमें जो मदद दी जाएगी किसके लिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी है, ये सुविधा है फंडिंग की। तो कहते हैं 20% सीधे IPNLC। IPNLC क्या होता है बच्चा, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल भी बताया था, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम से अगर आपको फाइट करना है, पर्यावरणीय मुद्दों से अगर आपको लड़ना है, तो लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके आना पड़ेगा। तो ये वही कह रहे हैं कि इसमें 20% का जो आप फैसिलिटी है, इसका 20% किसके लिए जा रहा है, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज के लिए प्रोविजन किया गया है। तो पूछ लेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या है, किस लिए बनाई गई है, कहां से आई, ये बात याद रखनी है। फिर क्या है RAIZ एक्सेलरेटर है। व्हाट इज दिस, ये रेज एक्सेलरेटर क्या है, नेट जीरो भूमि निम्नीकरण के लिए समुत्थानशील कृषि निवेश के लिए हम इसको लेके आए हैं। RAIZ रेज एक्सेलरेटर का संबंध बच्चा किसके है, नेट जीरो लैंड डिग्रेडेशन से है। इसमें हम क्या करेंगे, 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि को रिस्टोर करेंगे। पहले हमारा एक UNREDD+ प्रोग्राम चल रहा था, लोकल कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट करा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। ओके, इस बार क्या आया, स्केलिंग JREDD+ गठबंधन। तो ये क्या कह रहा है, 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए 3 से 6 बिलियन डॉलर जुटाने का एक मार्ग है। तो ये याद रखना, JREDD+ गठबंधन, रेज एक्सेलरेटर। ओके, उसके बाद TFFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज। चलिए उसके बाद क्या आता है बच्चा, फाइनेंस के लिए कैसी बात कर रहा है, ये पैसा है ना। तो फाइनेंस के लिए कहता है ये 1.3 ट्रिलियन पर ईयर, कब तक, 2035 तक। क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज से लड़ना है बच्चा, पैसा लगेगा, बिना पैसे के आप क्लाइमेट चेंज को फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए और देशों को अनुकूलित भी होना है, दोनों ही चीजें, और दोनों में पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आया है बच्चा NCQG, ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स है। अब इसमें आप बाकू से बेलेम रोड मैप है, इसके अंदर बाकू समझे, जो अजरबैजान में हुआ था, तो वहां से बेलेम रोड मैप में हम इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे अनुकूलन वित्त को 3 गुना कर दो। अनुकूलन समझ गए ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देशों को उसके साथ अडेप्ट होने के लिए पैसा चाहिए, उसको 3 गुना करने की बात कर रहे हैं।
उसके बाद सपोज करो आप हर साल $300 बिलियन दे रहे हो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो कह रहा है उसमें से $120 बिलियन किसके लिए जाने चाहिए? अनुकूलन के लिए जाने चाहिए। अनुकूलन बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो हो रहा है उससे भी तो एडजस्ट करना है ना। फिर कार्यान्वयन के उपकरण क्या है इसको इंप्लीमेंट करने का, फाइनेंस वाले के लिए क्या क्या है? FINI है बच्चा। FINI क्या है? फॉस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इंप्लीमेंटेशन, FINI। तो ये नेशनल एडेप्टेशन प्लान जो हर देश अपने प्लान बनाएगा अनुकूलन के, उसको निवेश योग्य परियोजनाओं में बदलेगा ये। तो बाकू अनुकूलन रोड मैप है 2026 से 2028 के लिए, है ना, एक उसके लिए भी आपने कार्य योजना बनाई है। तो ये सारी चीजें आ गया बच्चा। एडेप्टेशन के लिए फंडिंग का पूरा मैकेनिज्म क्या चल रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं। हम एडेप्टेशन पे ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट दिखा रहा है, देशों को उससे समायोजित होना पड़ेगा। फिर अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए क्या कर रहा है बच्चा? अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए फिर वो कहता है अनुपालन कार्बन बाजारों पर एक मुक्त गठबंधन की बात की है इसने। राष्ट्रीय सीमाओं के पार कार्बन मूल्य निर्धारण और मानकों को सुसंगत बनाना। ठीक है, कार्बन प्राइसिंग का इसमें बात की गई है। इसके लिए कौन है बच्चा? एक जो ये मुक्त गठबंधन बनाया गया इसमें ब्राजील है, चीन है, EU है, UK है, ये सब है। फिर आपका ग्रीन आपका औद्योगिकरण के लिए बेलेम घोषणा पत्र आ गया, एक ये आया ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों के डीकार्बनाइजेशन में तेजी लेके आना। जिन इंडस्ट्रीज में ज्यादा मात्रा में कार्बन का एमिशन हो रहा है उनको जल्दी से हमें डीकार्बनाइज करना है, कार्बन के एमिशन को घटाना है। फिर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर आया है ब्राजीलियन सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी। ओके, तो कहता है ये संधारणीय निवेश को परिभाषित करने की एक नई व्यवस्था है। क्या नाम है? ब्राजीलियन सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी, BST। देखो कितने सारे टर्म आ रहे हैं बच्चा। आप PYQs उठा के देखना, ऐसे ही पूछता है वो, फला चीज किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी का किस क्या है? वो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेलेम घोषणा पत्र है। ये जितने FINI की मैंने बात की, GIA की बात की, ये सब एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, इसलिए सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बात कर रहे हैं? टॉपिक आज का याद है ना हमारा, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं हम, पर्यावरणीय मुद्दों को देख कैसे रहे हैं, ये सारे तरीके हैं अभी हमारे पास। फिर है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कह रहा है? इसमें पहली बात कर रहे हैं पावर ग्रिड्स के लिए, यहां पे है बच्चा GGI, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स है। ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या है? पावर ग्रिड के विस्तार करना और उसके साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आपकी जो वर्तमान ग्रिड है उनको मॉडर्नाइज करना। ग्रिड समझ गए ना, जिनके जरिए जहां विद्युत उत्पादित होती है जिन क्षेत्रों से, और जहां तक फिर वो भेजी जाती है। भाई सपोज करो टिहरी बांध में बिजली पैदा हो रही है, अब बांध में बिजली पैदा हुई लेकिन रिक्वायरमेंट तो कहाँ है उसकी? शहरों में है, तो वहां से क्या है? ग्रिड बिछाई जाएगी ना, उस बिजली को ट्रांसमिट किया जाएगा। ओके, और फिर वो स्टेशन तक जाती है। स्टेशन बिजली घर नहीं बोलते, पावर स्टेशन, और बिजली घरों से फिर आपके घरों तक आती है, इंडस्ट्रीज तक जाती है। तो वो यही कह रहे हैं। तो ग्रिड क्या है? ग्रिड को मॉडर्नाइज करना होगा। क्यों? अब ट्रेडिशनली तो उन ग्रिड से जा रहा है आपका जल विद्युत उत्पादन से उत्पादित होने वाली बिजली को भेजा जा रहा है, या कोयले से उत्पादित बिजली को भेजा जा रहा है। अभी हमें क्या करना है? हमें सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, उसको भी भेजना है। तो उसके लिए हमें उन पुरानी ग्रिड को क्या करना होगा? मॉडर्नाइज करना होगा, उसकी बात कर रहा है। तो GGI ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। फिर बेलेम फॉर एक्स प्लेज क्या है, यानी कि 4 गुना प्लेज क्या है? तो 2035 तक संधारणीय ईंधन, सस्टेनेबल जो फ्यूल है, हाइड्रोजन है, जैव ईंधन के उपयोग को 4 गुना करना। ये एनर्जी के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। फिर पैक्ट है, PACT। पैक्ट क्या है बच्चा? प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन, कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण का रोड मैप। क्योंकि कोयले आधारित जो ऊर्जा है उसमें आपके ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस होता है, उसको
टैकल करने के लिए। फिर क्या है, यूटिलिटीज, यूनेजा, UNEZA, यूटिलिटीज फॉर नेट जीरो अलायंस। ये क्या है, ये नेट जीरो गठबंधन के लिए इसको 2030 तक $1 ट्रिलियन का इसमें निवेश किया जाएगा। तो ये सारे टेक्निकल नाम याद रखना, यूनेजा, पैक्ट कोल ट्रांजिशन के लिए, GGI हो गया, फॉरेक्स प्लेज क्या है, ये सब शब्द याद रखने हैं बच्चा हमें। फिर सामाजिक प्रभाव और मानव सुरक्षा के लिए इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं, तो बेलिम हेल्थ एक्शन प्लान की बात की है पहला, तो दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय जलवायु स्वास्थ्य अनुकूलन योजना है ये। तो ग्लोबल साउथ की स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए इसमें $300 मिलियन की बात की गई है देने की। सूचना अखंडता घोषणा पत्र की बात की गई है इसमें। तो जलवायु संबंधी जो आपकी जानकारियां है उसमें बहुत सारे लोग उल्टी सीधी खबरें भी फैलाते हैं ना, तो भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ है ये। विज्ञान में सार्वजनिक विश्वास की रक्षा, भाई विज्ञान में लोगों को यकीन होना चाहिए ना, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट और मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की चीजें ना हो, उसके लिए सूचना अखंडता घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद करता है सामाजिक समानता की बात करता है, इसमें लैंगिक कार्य योजना भी है, जेंडर एक्शन प्लान है 2026 से 2034 के लिए। भुखमरी और गरीबी पर घोषणा पत्र है, जन केंद्रित जलवायु सुनवाई की इसमें हमने बात की। तो इसमें ये सामाजिक प्रभाव और मानव सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए, हम समझ रहे हो बच्चा मैं आपको क्या समझा रहा हूं लगातार। सामाजिक प्रभाव मानव सुरक्षा के लिए क्या प्रोविजन है, उससे पहले हमने देखा एनर्जी और ट्रांजिशन के लिए क्या प्रोविजन किए गए, उससे पहले फाइनेंस वाले देखे थे। ओके, तो इस तरीके से क्या क्या बातचीत की जा रही है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, मुद्दों को किस तरह से उठाया जाता है, किस तरह से उनको टैकल करने की बात कर रहे हैं। फिर आ जाओ बच्चा, भारत क्या सोच रहा है। देखो भारत के 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे विकासशील देशों के 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है बच्चा तकनीक, दूसरा मुद्दा है वित्त, और तीसरा मुद्दा वही है CBDRRC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, साझा और विभेदीकृत उत्तरदायित्व और रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। हर देश की जितनी क्षमता होगी यार वो वैसे ही तो काम करेगा। जैसे टारगेट्स आप अमेरिका पे थोप दोगे सेम आप भूटान पे लगा दोगे क्या, नहीं। और जितना कंट्रीब्यूशन अमेरिका ने किया है या विकसित देशों बाकी विकसित देशों ने किया क्या उतना भूटान ने किया है। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे टारगेट तय किए जाएंगे, जिम्मेदारियां तय की जाएगी, उनके ऊपर कुछ बाध्यकारी लक्ष्य थोपे जाएंगे, तो उसमें हम CBDRRC के कंसेप्ट को याद रखेंगे। तो भारत इन मुद्दों पे बात करता है लगातार। तो भारत की क्या है, हमारी रणनीति का केंद्रीय स्तंभ तो यही है CBDR, समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व है। सब बराबर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जिसने ज्यादा रोल प्ले किया है वो जिम्मेदारी ज्यादा लेगा। फिर कानून की बात करते हैं, कानूनी दायित्व। कई बार विकसित देश विकासशील देशों पे आरोप लगाते आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए, ये दे दो ये दे दो। तो कह रहे ये कोई दान नहीं दे रहे, भारत का कहना कि आप कोई दान नहीं दे रहे, ये सारी प्रॉब्लम आप विकसित देशों की पैदा की गई है, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके तहत वित्त उपलब्ध कराना विकसित देशों का कानूनी दायित्व है, कोई दान नहीं दे रहे आप। आपने नुकसान किया है, उस नुकसान की भरपाई करनी होगी आपको। फिर प्रौद्योगिकी एक अधिकार है। अब आप एक चीज देखो, आप एक चीज बताओ, सब देशों का इक्वल इकोनॉमिक स्टेटस है, सब जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इक्वल स्टेटस है, और हमें क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है तो अपने को टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं विकसित विकासशील देशों के पास, तो कौन देगा, विकसित देश देंगे। तो आपको तकनीक देना पड़ेगा भाई अगर इस प्रॉब्लम से लड़ना है। तो प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक अधिकार है, बौद्धिक संपदा बाधा नहीं बननी चाहिए। आप ये मत बोलो ये टेक्नोलॉजी हमारी है, हमारा पेटेंट है, हम नहीं दे देंगे। अरे तो फिर होने दो, फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फिर क्यों इतने ढोल बजा रहे हो, हर साल हमें क्यों बुलाते हो विकासशील देशों को, और फिर हमारे ऊपर लक्ष्य क्यों थोप रहे हो, ना तो पैसा देने का मन तुम्हारा, ना टेक्नोलॉजी देने का मन, तो हम क्या बैठे बिठाए गले में माला डालते रहे जिम्मेदारियों की। अजीब बात हो गई। तो भारत यही कह रहा है भाई पैसा देना दान नहीं है, अधिकार है, मांगेंगे विकासशील देश, हम प्रभावित हो रहे हैं तुम्हारी हरकतों से। सेम टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना करते रहो।
हर साल कॉप कॉप खेलते रहो। आ जाओ, भारत की मांग और चिंताएं क्या है। मांग भारत क्या कह रहा है, आप जीरो है, आप नेट जीरो की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं नेट नेगेटिव पे जाओ, नेक्स्ट जाओ। नेट नेगेटिव की डिमांड, विकसित देशों को नेट जीरो से आगे बढ़कर नेट नेगेटिव के लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, और आगे लेके जाओ, जीरो से कुछ नहीं होगा। फिर जस्ट ट्रांजिशन है, बदल अब आप बोल रहे हो कि आपको अपनी व्यवस्थाओं में, स्ट्रक्चर्स में चेंज करने होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, आप वो न्याय संगत तरीके से ट्रांजिशन होना चाहिए, वो थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। लेट द कंट्री, मतलब उस देश को उसके लिए एडजस्ट होने दो, टाइम दो, सपोर्ट दो, तब होगा वो सारा ट्रांजिशन। फिर दूसरा आ गया था बच्चा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। भारत बोला यार ये संरक्षणवाद का प्रतीक है। जैसे यूरोप ने क्या किया था, विदेशों से आने वाले उत्पाद थे, उनमें देखेंगे भैया आपने कितना ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है, और अगर आपने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करके उस उत्पाद को बनाया है तो आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे हम। तो कह रहे ये विभेदनकारी व्यवस्था है ये। तो ये जो सीबीएम जैसे मुद्दे थे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, है ना, कार्बन टैक्स जो आप लगा रहे हो सही नहीं है, संरक्षणवाद झलक रहा है इसमें। आपको व्यवस्थाएं बनानी है तो देशों को शामिल करके बनाओ, एक तरफा मत थोपो। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऐसे मुद्दों का भारत विरोध करता है, क्योंकि इसे संरक्षणवाद का एक तरीका मान रहा है भारत। पारस्परिक मान्यता आधारित समझौते होने चाहिए ताकि इस तरह के कराधानों से बचा जा सके। तुम हम पे लगाओगे फिर हम तुम पे लगा देंगे, यही चलता रहेगा। वो बोलता है ना वो पंचायत में, करिए मीटिंग मीटिंग, रोज करिए मीटिंग मीटिंग, तुम अपनी मीटिंग करो हम अपनी मीटिंग करेंगे, तुम अपने टैक्स लगाओ हम अपने लगाए, अल्टीमेटली होना कुछ है नहीं, तो बैठ के बात कर लो यार। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा यहां पे ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कॉलिएशन है ये, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कॉलिएशन। ये क्या है, बेसिकली सॉयल, आप जानते हैं सॉयल की अपनी एक क्षमता हो बच्चा, सॉयल के अंदर काफी बड़ी मात्रा में कार्बन स्टोर है। तो मृदा जैविक कार्बन और बायोचार पर शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील और केन्या, इनकी एक इनिशिएटिव है। क्या नाम है, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कॉलिएशन। किस लिए, मृदा जैविक कार्बन और बायोचार पर शोध को बढ़ावा देने के लिए, इसको याद रखेंगे। उसके साथ साथ भारत सहित 12 विकासशील देशों का एक मंच है। उद्देश्य क्या है इसमें, निवेश को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप करना। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नेशनल प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके लिए फिर आपने अपने नेशनल एक्शन प्लान्स बनाए हुए, क्लाइमेट चेंज के लिए एडेप्टेशन प्लान बनाए हुए, उसके अनुरूप ही होना चाहिए। फिर बेलेम 4 तो मैंने आपको बता ही दिया था, बेलेम 4 प्लेज वही था, आप हाइड्रोजन और जैव ईंधन की ओर ट्रांजिशन करोगे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक पहल, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं बच्चा। जैसे बीट द हीट क्या है, व्हाट इज बीट द हीट। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स जिसको आप उष्ण लहर के नाम से जानते हो, तो अत्यधिक गर्मी के विरुद्ध एक वैश्विक मुतिराव वाला है ये। उसमें 2030 तक 3.5 बिलियन लोगों को गर्मी से बचाने का ये हमारा इनिशिएटिव है, बीट द हीट। ओके, किस तरह से लोग बचेंगे। उसके साथ कहता है फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू, ये क्या है, 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना। अब अगर कहते हैं फूड से बचा, आपको पता है पर ईयर बहुत ज्यादा फूड वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा फूड वेस्ट होता है। अब जब फूड वेस्ट होता है उससे मीथेन का भी एमिशन होता है, तो कह रहे फूड वेस्टेज को क्या करना है, अपने को आधा करना है और मीथेन के एमिशन में 7% की कमी करनी है। दिस इज फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू। फिर नेक्स्ट आया ओशियन ब्रेक थ्रूज, कहते हैं 5 समुद्री क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। 5 समुद्री क्षेत्र यानी कि समुद्र से जुड़े हुए 5 ऐसी एक्टिविटी या सेक्टर्स है जिसमें आपको एमिशन को कम करना है। कौन कौन से है, मरीन कंजर्वेशन है, ओशियन रिन्यूएबल एनर्जी है, शिपिंग हो गया, एक्वेटिक फूड हो गया और कोस्टल टूरिज्म हो गया। तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें 35% तक इसका एमिशन को यहां से रिडक्शन करना है। उसके अलावा नो ऑर्गेनिक वेस्ट NOW, है ना, मीथेन में 30% की इसमें
कटौती करने का हमारा लक्ष्य है। उसके बाद क्या है बच्चा, SOFF। SOFF क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। बेसिकली किस लिए काम कर रही है, मौसम और जलवायु डेटा के लिए, वित्त पोषण के लिए इसका काम करना है, क्योंकि डेटा का बड़ा रोल है आपको प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर की नीतियां तय करने में। तो उसके लिए है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के लिए, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये सब आएंगे बच्चा। SOFF क्या है, बेलम फॉर एक्स प्लेज क्या है, ओके। उसके बाद बीट द हीट क्या है, नाउ क्या है, NOW नो ऑर्गेनिक वेस्ट, इस तरह के कंसेप्ट जो पीछे हमने सारी बातें की, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। कॉप बच्चा, ये कॉप है ना, ये आप देख लेना, PYQs उठा के देख लेना, कॉप से आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है जो लेटेस्ट कॉप होता है, और मेंस में भी इस पे बातचीत होती ही है, ओके। और ओवरऑल सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जो कोप है, हमारा जो मुद्दे की जो समझ है, मुद्दे की समझ गए ना। सपोज करो आपने क्लासरूम के अंदर बिल्कुल डिटेल में मुझसे समझा या बाकी किसी भी फैकल्टी से समझा, ये कैसे काम करते हैं, क्या मैकेनिज्म बनाया गया, विकसित देश विकासशील देशों से क्या उम्मीदें की जा रही है, और फिर जिस तरह के फाइनली प्लान बनते हैं और उस पर विकसित और विकासशील देशों का जैसा रुख निकल के आता है, नजरिया निकल के आता है, उससे हमारी समझ बढ़ती है। ठीक है, टॉपिक की डेप्थ में हम पहुंचते हैं। बताओ, अब जल्दी से बताओ। चलो यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे की राह क्या है, आगे की राह यही है बच्चा, बेलेम का तो उद्देश्य ही यही है। ट्रुथ कॉप का नाम दिया हमने, इंप्लीमेंटेशन कॉप का नाम दिया है, वादे बहुत हो गए अब काम करते हैं, है ना। तो बेलेम से वास्तविकता तक मुख्य चुनौती, इसको जमीनी स्तर पर उतारना है, देखते हैं कितना बेहतर कर पाएंगे। इनेबलिंग कंडीशंस कैसे कर पाएंगे, हमने एनर्जी के लिए और उसके बाद ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, फंडिंग के लिए हमने जिस तरह से पूरे प्रोविजंस किए हैं, है ना, और बाकी सारे ट्रांजिशन के लिए इकोनॉमीज को किस तरह से ट्रांजिशन करना होगा, एनर्जी सेक्टर में किस प्रकार के ट्रांजिशन हम लेकर आएंगे, उनके लिए क्या क्या सक्षम परिस्थितियां निर्मित कर पा रहे हैं उस पर, और विश्वास बहाली, है ना, विश्वास बहाली सबसे बड़ी बात। इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा ये जितने भी मुद्दे होते हैं ना, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के, बायोडायवर्सिटी के, लैंड डिग्रेडेशन में, इसमें विकसित और विकासशील देशों में मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि दोनों के पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग तरीके से देखते हैं, विकसित देश और विकासशील देश अलग तरीके से देखते हैं, समझ गए। तो अनुकूलन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा विकसित देशों को, है ना, आप उनको मदद करनी पड़ेगी। भैया देखो ये तो पक्का ही है, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती है, इतने सारे इंडेक्स रिलीज होते हैं हर साल, और हर रिपोर्ट में साफ साफ, और ये रिपोर्ट जारी करने वाले भी वेस्टर्न कंट्रीज है। अगर आपको याद हो, मैंने यूएनईपी की रिपोर्ट्स बताई थी, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये सब हम थोड़ी ना प्रकाशित कर रहे, यूएनई प्रकाशित कर रही है, और उसमें साफ साफ बोला जा रहा है विकसित देशों का ज्यादा बड़ा रोल है। तो भैया तुम्हें फिर पैसे देने में किस चीज की तकलीफ, तुमने कोई नुकसान किया, भरपाई करोगे ना, यही तो होता है, समझे। और आप पूरी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का ढोल पीटते हो, तो भैया उस टेक्नोलॉजी को मानवता के लिए इस्तेमाल करो, दो हमें मदद करो, तो वो अधिकार है, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे, समझे। भाई किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, और आपने बोला भैया हाथ तोड़ा है, इलाज तो करा, और वो बोले हाथ तोड़ दिया, पैसे मांग रहा है, अरे क्यों, अधिकार है, तेरा तोड़ा हुआ है, तू इलाज करेगा, सारी भरपाई करेगा, और अगर मैं 1.5 महीने घर बैठ रहा हूं तो मेरे घर का खर्चा भी तू ही चलाएगा, तू ही दे पैसा, समझ गए। चलो फिर चर्चा में रही कुछ स्पीसीज है, कुछ नाम याद रख लेते हैं बच्चा। कई बार हमें सिर्फ, आपने देखा होगा 2025 तो एक्सेप्शनल रहा यूपीएससी प्रीलिम्स, किसी भी स्पीसीज पे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन 2024, 23, 22, 21, 19, 18 हर साल दो तीन स्पीसीज पे प्रश्न आते ही थे, और ज्यादातर स्पीसीज उसमें करंट अफेयर में चर्चा में रहती है।
और कई बार हमें नाम भी नहीं पता होता कि ये स्पीसीज क्या है, ये मछली है, ये तितली है, ये कौन है, ये पेड़ है, कोई कीट है। तो एटलीस्ट आपको नाम भी याद रह जाएगा ना, तब भी एक गेस लगा लेते हो आप, है ना, थोड़ा नाम है, कहाँ मिलती है, और ये इसके बारे में अगर आप उसका IUCN स्टेटस याद कर पाओ कि वो वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटन्ड है, एक्सटिंक्ट हो चुकी, क्या समस्या है, मतलब क्या स्टेटस है उसका, तो उसको लेके कुछ स्पीसीज को हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हो बच्चा, बड़ी बिल्लियां, बिग कैट्स। बिग कैट्स में 3 बिग कैट्स आपकी पिछले 1 साल में चर्चा में रही, टाइगर, चीता और एशियाटिक लोयन। एशियाटिक लोयन तो आप जानते हो इंडिया में गिर में मिलता है, गिर, तो वल्नरेबल है इसका स्टेटस गिर 1 से। अब क्या हुआ, गिर 1 से 6 शेरों का बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने क्या किया बच्चा, उसका ट्रांसलोकेशन किया। अब इसमें गिर वाले शेर पे क्या पूछ सकता है, गिर वाला शेर क्या है, कहां मिलता है, IUCN स्टेटस क्या है, इसका रिप्रोडक्शन पूछ लेगा, यूपीएससी ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब सेकंड पूछ लेगा बरदा, बरदा वन्यजीव अभयारण्य कहां है, तो आपको पता तो चले गुजरात के अंदर ही है। एटलस देखोगे ना, एटलस में आपको बरदा नजर आएगा। अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं, सिर पर कम बाल होते हैं, ये है आपका एशियाटिक लोयन चर्चा में रहा। फिर चीता को आप जानते हो, इंडिया में तो मिलता नहीं, हम बाहर से लेके आए, और बाहर कहां कहां पे है, अफ्रीका में है, और एशियाटिक चीता है। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, एशियाटिक तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। तो अभी हम इंडिया में चीता री इंट्रोडक्शन प्लान लेके आए थे ना, तो इंडिया में इंट्रोडक्शन किया, तो गांधी सागर अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में दूसरा घर बना है किसका, चीता का। ओके, भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी है, 1952 के बाद ये भारत में नहीं देखने को मिला आपको, तो ये चीता हो गया, इंडिया में नहीं मिला, इसलिए अब हम बाहर से लेके आए, है ना। फिर आपका टाइगर है, टाइगर को लेके आपको पता है बच्चा, एम स्ट्रिप्स है, एम स्ट्रिप्स निगरानी प्रणाली है, एम स्ट्रिप्स पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एम स्ट्रिप काम कैसे कर रहा है, बेसिकली मॉनिटरिंग में काम कर रहा है बच्चा, है ना, मॉनिटरिंग में इसका रोल है। एक बार यूपीएससी ने यही पूछा था, एम स्ट्रिप्स का संबंध किससे, बाघ निगरानी से संबंध है। तो देश में हम इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी लेके आए थे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, और ये आपका एंडेंजर्ड है। फिर आया बच्चा ग्रे वुल्फ आ गया, ग्रे भेड़िया आ गया, फिशिंग कैट आ गई, और आइबेरियन लिंक्स आ गया। ये तो ये ग्रे वुल्फ क्या है, तो हम ऑपरेशन भेड़िया है बच्चा, मकसद क्या है, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए। जो इंडियन वुल्फ है, भारतीय जो भेड़िया है, उसको तो हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 के अंदर रखा हुआ है, और हिमालयन वुल्फ को भी हमने इसमें रखा हुआ है। तो एक है इंडियन वुल्फ, एक है हिमालयन वुल्फ। किस लिए लेके आए, ऑपरेशन भेड़िया की वजह से चर्चा में था, मकसद है ऐसे भेड़िया, है ना, आदमखोर भेड़िया जो इंसानों पर हमला करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनके लिए है बच्चा ये। फिर आया फिशिंग कैट, फिशिंग कैट पे यूपीएससी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें उसमें एक कॉलरिंग प्रोजेक्ट चलाया जाता है बच्चा, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इनकी संख्या को देखने के लिए, इनका मूविंग पैटर्न क्या है उसको देखने के लिए, इनके नीश को समझने के लिए। नीश याद है ना बच्चा, नीश, कोई जीव अपने हैबिटेट में क्या कर रहा है, और हर जीव का नीश बिल्कुल यूनिक होता है, मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये वल्नरेबल है, तो आर्द्र भूमि की संकेतक प्रजाति माना जाता है, और वेस्ट बंगाल का ये स्टेट एनिमल भी है, ये फिशिंग कैट है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा। उसके बाद आइबेरियन लिंक्स आ गया बच्चा, तो ये पहले ये एंडेंजर्ड था बच्चा, अभी ये किस में आ गया, वल्नरेबल आ गया, तो IUCN में इसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है। और ये यूरोपीय खरगोश है ना, इसका मुख्य आहार है बच्चा। तो ये आइबेरियन लिंक्स, फोटो देखते रहना, है ना, फोटो से आपको याद आ जाएगा। फिर आता है विशालकाय शाकाहारी, 2 जीव बड़े चर्चा में रहे, इंडियन एलिफेंट चर्चा में रहा, और इंडियन बाइसोन, या जिसको आप गोर कहते हो बच्चा, है ना, बड़ा हष्ट पुष्ट ये होता है बच्चा। ओके, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट जीवों में से माना जाता है, और ये शाकाहारी होता है बच्चा, बेहतरीन मसल होती है इसकी। ओके,
तो ये विश्व की, पहले बात करते हैं एलिफेंट पे। विश्व की 60% आबादी भारत में है आपकी, किसकी? इंडियन एलिफेंट की। और सबसे ज्यादा मिलते हैं आपके कहाँ? कर्नाटक में मिलते हैं। हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था 1992 में। उसके साथ साथ इसका हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 20 से 22 महीने का होता है, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा है। और एक आता है बच्चा कुम्की, कभी आ जाए कुम्की। कुम्की वो हाथी होते हैं जो ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं, उनको कुम्की का नाम दिया जाता है। तो कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट आपको कि भाई ये चर्चा में था। तो अभी हाथी को लेके आपको आने वाले 2-3 महीने में जितनी भी खबरें मिले इंडियन एलिफेंट को लेके, या जितनी स्पीसीज में बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चा, ध्यान रखना। फिर इंडियन बाइसन आ गया। तो क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, इसका पुनर्बहाली के की वजह से चर्चा में रहा। इसका IUCN स्टेटस है बच्चा वल्नरेबल। विशाल शरीर है, गोवा और बिहार का ये राज्य पशु है। 9 महीने का गर्भकाल होता है, मनुष्य के समान ही जो इनकी मादाएं होती है 9 मंथ का। काफी ऐसा लगता है अभी अभी जिम मार के आया हो, ये इतना ये बलिष्ठ होता है। ठीक है, पावर ऑफ वेज। उसके बाद आते हैं 3 पर्वतीय आपकी प्रजातियां चर्चा में रही। एक है बच्चा मारखोर। नाम क्या है? मारखोर। ठीक है, तो ये जंगली बकरा है बच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा माना जाता है। और कभी कभी दिखाई देता है कश्मीर में, दुर्लभ दर्शन होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाता है 24 मई। और ये नियर थ्रेटेंड है IUCN में इसका। फिर बच्चा है रेड पांडा। रेड पांडा आप देख लो, दिस इज रेड पांडा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये सिक्किम का राज्य पशु भी है, इसका याद रखना। तो ये इसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। दिस इज रेड पांडा। और फिर ये वेस्टर्न घाट के अंदर आपको मिल रही है बच्चा नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर, तो ये एंडेंजर्ड इसकी कैटेगरी है बच्चा। और इसका तमिलनाडु का ये राज्य पशु भी है, और इस पे डेडिकेटेड दिवस भी है, नीलगिरी ताहर दिवस। तो ये 3 आपकी पहाड़ी जो आपकी प्रजातियां चर्चा में रही। ओके, यहाँ पे आपका मारखोर रहा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगली बकरा है वो। उसके साथ रेड पांडा है, ये चर्चा में रहा। और इनके IUCN स्टेटस भी अपन याद रखेंगे। ठीक, फिर आ जाता है बच्चा वानर और पेंगोलिन, प्राइमेट्स एंड पेंगोलिन। हुलुक गिबॉन की बात कर लेते हैं। हुलुक गिबॉन बच्चा देख रहे हो ये है, तो ये भारत का एकमात्र कपी है। ओके, बंदर और एप में फर्क होता है बच्चा, मंकी और एप में फर्क होता है, कभी बताएंगे डिटेल से, एक जैसे नहीं होते है ना। कपी अलग होता है और बंदर अलग होता है, एकमात्र एप है बच्चा ये। तो होलंगपार गिब्बन अभ्यारण्य असम में है बच्चा, वहां पे तेल अन्वेषण की अनुमति दी गई, जिसकी वजह से चर्चा में रहा। 2 मिलते हैं बच्चा ये हिलिक-गिबॉन, एक है वेस्टर्न हुलुक-गिबॉन, एक है ईस्टर्न, जो पश्चिमी भागों में पाया जा रहा है और पूर्वी भाग में पाया जा रहा है। जो पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला वो तो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की, और जो पूर्व की ओर मिल रहा है वो है वल्नरेबल, वल्नरेबल कैटेगरी में है। अब देखो दोनों के मेल में क्या फर्क होता है, वेस्टर्न हुलुक-गिबॉन के और ईस्टर्न हुलुक-गिबॉन के। जो आपका ईस्टर्न हुलुक-गिबॉन है उसमें मेल्स क्या होते हैं? बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। और जो ये ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न वाला है, इसमें क्या होता है? ब्लैक होते हैं, लेकिन उनकी आईब्रो व्हाइट होती है। आईब्रो कैसी होती है? व्हाइट कलर की। बोलिए। फिर आया पेंगोलिन, सबसे ज्यादा तस्करी वाला जीव है। आपने देखा होगा ना, ऐसे स्कल होते हैं, इसके छोटे छोटे स्कल होते हैं बच्चा ये। तेलंगाना में अवैध शिकार के मामले, दंत रहित होता है, शरीर के ऊपर बहुत सारे स्केल्स होते हैं, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे छिलके से है, छिलके 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 से पकड़ोगे उतार दोगे। ओके, इसमें भी 2 है बच्चा, एक है इंडियन पेंगोलिन, एक है चाइनीज पेंगोलिन। जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है, और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो चाइनीज पेंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल रहा है, और जो आपका इंडियन पेंगोलिन है वो हिमालय के साउथ में, लगभग भारत में काफी जगह देखने को मिल रहा है। तो ये पेंगोलिन की कहानी होगी, अक्सर चर्चा में रहता है बच्चा पेंगोलिन। नाम सुना है आपने पेंगोलिन का? फिर आ जाता है बच्चा स्वच्छ जल के प्रहरी। स्वच्छ जल के प्रहरी में है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और यूरेशियन ऑटर। ये अक्सर न्यूज़पेपर में भी चर्चा में रहते हैं। ये तो राष्ट्रीय अपने, ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है बच्चा, ये तो राष्ट्रीय जलीय जीव का भी स्टेटस मिला हुआ है इसको।
तो राष्ट्र नेशनल एक्वेटिक एनिमल है बच्चा। असम में इसकी भी टैगिंग की। टैगिंग मतलब हम इनको स्टडी करना चाह रहे हैं, इनके नीश को समझना चाह रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन को काउंट करना चाह रहे हैं, ताकि बेटर तरीके से हम इनका कंजर्वेशन कर पाए, इनकी स्थिति का, नंबर्स का हमें ज्यादा बेटर आइडिया लग पाए। तो ये जन्मजात नेत्रहीन होती है बच्चा। ओके, इको लोकेशन का ये इस्तेमाल करती है। और ओके, उसके बाद विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर पूछ भी ले तो वो कहां पे है, वो बिहार में, ये लोकेशन याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है यूरेशियन ऑटर, ये है नियर थ्रेटन्ड, और ये वाली अपनी है बच्चा एंडेंजर्ड है, गंगेटिक डॉल्फिन, ये नियर थ्रेटन्ड है। देख लो, ये यूरेशियन ऑटर के नाम से इसको जाना जाता है। स्वच्छ जल का संकेतक है, मतलब अगर ये मिल रहा है ना, इसका मतलब वहां वाटर बॉडी की हेल्थ अच्छी है। तो अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर इसकी भी हमने रेडियो टैगिंग की है। तो देखो, कई बार समझो, मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न बन सकता है, आप लगातार देख रहे हो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चा, जीवों को ट्रैक करने में, उनके नीश को समझने में। तो यूपीएससी इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। आप पहले डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को डालोगे, और वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें किसी डिसीजन मेकिंग में पहुंचने में हेल्प करेगा। ओके, और टेक्नोलॉजी उसमें रोल प्ले कर सकती है, ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी और कंजर्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। टेक्नोलॉजी एंड कंजर्वेशन, इस पे एक प्रश्न की संभावना बनेगी यूपीएससी में। ठीक है, एक्सपेक्टेड रहेगा बच्चा, ये एक्सपेक्टेड रहेगा, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसकी संभावनाएं बन रही है, लगातार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। ओके, तो कहते हैं पानी के भीतर ये नाक और कान को बंद रखने की इसकी क्षमता है, दिस इज वाटर। उसके बाद आ जाओ, महासागरीय दिग्गज, समुद्र के अंदर मिलने वाले बड़े बड़े जीव है बच्चा। ब्लू वेल की बात करेंगे हम सबसे पहले, ब्लू वेल के बाद हम बात करेंगे स्पर्म वेल की, और उसके बाद हम बात करेंगे वैक्विटा की, ये भी चर्चा में रहा। इनकी क्या कहानी है? तो ब्लू वेल है बच्चा एंडेंजर, तो कहते हैं सेशल्स है जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर है। ओके, सेशल्स में 60 साल के बाद वापसी हुई है ब्लू वेल की। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी है और सबसे तेज आवाज वाला प्राणी है ये, इसलिए चर्चा में बना। उसके बाद ये स्पर्म वेल है बच्चा, ये वल्नरेबल है, इसका स्टेटस सबसे बड़ा दांत वाला वेल यही है। ओके, और इसमें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट जैसे ये आवाजें निकालता है, तो ये रहा। उसके बाद है वैक्विटा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वैक्विटा कहां मिल रही है? दुनिया का सबसे छोटा सिटेशियन है, केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी, ओके, और मेक्सिको में मिलता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी मेक्सिको के वेस्ट की साइड है, वैसे तो कैलिफोर्निया बच्चा यूएसए का अंदर पड़ता है ना, उसमें ये पाया जाता है। जनसंख्या में इसकी भारी गिरावट हो रही है, तो इसको वैक्विटा को याद रखेंगे। वैक्विटा याद हो गया, ब्लू वेल हो गई, स्पर्म वेल हो गई, ये बड़े बड़े महासागरीय दिग्गज है बच्चा। उसके बाद आगे गंभीर रूप से संकट वाले कुछ पक्षी आ गए, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स आ गई। आप गोडावन को जानते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से, जिसको हम गोडावन बोलते बच्चा। डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका राजस्थान, उसमें मिलती है बच्चा। इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि संख्या घटती जा रही है, तो इनकी प्रजनन को आर्टिफिशियली बढ़ावा देके हम इनके नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आपने उन डेजर्ट रीजन से बहुत सारी आपकी पावर लाइंस जा रही है, अब ये उड़ते हैं, उन बिजली के तारों की चपेट में आ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो बीच बीच में कोर्ट ने भी कई बार इस पे डिसीजन मेकिंग आई, भैया आप अंडरलाइन केबलिंग करो ना, मर जाएंगे ये, इनको नहीं पता। फिर है ये नेक्स्ट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसका स्टेटस। फिर है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक और जीव है, जिसका नाम है लेसर फ्लोरिकन, खरमोर के नाम से जाना जाता है। तो ये बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है। नर पक्षी मादा को लुभाने के लिए हवा में छलांग लगा लगा के उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है।
दिस इज लेसर फ्लोरिकन। फिर है जैर्डन्स कॉर्सर, ये कौन है भैया? ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आंध्र प्रदेश में श्री लंका मल्लेश्वर अभ्यारण्य में रात्रिचर है, 1 दशक से नहीं देखा गया, तो काफी चिंता का विषय। कहीं ये बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन तो इसकी नहीं हो गई। तो ये आया। उसके बाद आ जाओ बच्चा, और कुछ शिकारी आ गए, ऐसे पक्षी जो शिकारियों का काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें इंडियन वल्चर है, भारतीय गिद्ध क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बच्चों। सबसे बड़ा नेस्टिंग कॉलोनी मोयार वैली है, तमिलनाडु में, वहां मिलती है। अब इसको आप पता है डाइक्लोफिनेक एक दवा है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने से इनकी डेथ हो रही है। बेसिकली क्या है, स्कैवेंजर्स है, किसी मृत जीव को खाते हैं। सपोज करो किसी भैंस को खा गए या किसी और पशु को खा गई घरेलू, और उस पशु का इलाज करते समय आपने उसको एक मेडिसिन दी, है ना, डाइक्लोफिनेक, तो क्या हो गया, उस पशु को खाता है, उसके शरीर से फिर इसके अंदर चला गया, और फिर इसके जीवों को, इसकी संख्या को हम संख्या में काफी तेजी से गिरावट होने लगी, इनकी डेथ होना शुरू हो गई। तो डाइक्लोफिनेक पे फिर प्रतिबंध लगाया गया। ओके। फिर आया नियर थ्रेटन्ड है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क हरगिला के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर से नवाजा गया इस एफर्ट्स के लिए। असम और बिहार में मुख्यतः मिलता है, और ये भी एक स्कैवेंजर है। ओके। उसके बाद आया लीस्ट कंसर्न है अमूर फाल्कन का, आपने नाम सुना होगा। सबसे लंबी समुद्री यात्रा तय करता है बच्चा, 22,000 किलोमीटर। और ये मणिपुर में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके मुख्य आहार है, ये ड्रैगन फ्लाई को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बताओ, बताना बच्चा। चलिए चले आगे चलते हैं। फिर रेप्टाइल्स में आगे नदी और समुद्र के कुछ जीव है, रिवर और सी। तो पहला तो बच्चा ये आ गया, घड़ियाल आ गया। घड़ियाल और क्रोकोडाइल में भी फर्क होता है, ध्यान रखना। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है चंबल नदी अभ्यारण्य में। अब इसकी पहचान क्या होता है बच्चा? घड़ियाल में, घड़ियाल में क्या काफी लंबा ऐसे आगे फैला हुआ, और इसके यहाँ पे एक उभरा हुआ सा लट्टू सा लगा रहता है। तो थूथन पे घड़े जैसा एक उभार होता है, और ये केवल मछली को खाता है। उसके बाद आते हैं बच्चा, वल्नरेबल है ऑलिव रेडले टर्टल, हर साल चर्चा में रहता है, मास नेस्टिंग के लिए पॉपुलर है बच्चा। अरिबाडा साइट है जो, है ना, गहिर माता उड़ीसा। और ऑपरेशन जो ओलिविया तटरक्षक बलों के द्वारा चलाया जा रहा है इनको बचाने के लिए। फिर आया इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो कवच पर तारे जैसे इसका कुछ एक पैटर्न होता है। ओके। अवैध पालतू व्यापार से इसको खतरा है, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ये हम बात कर रहे हैं इसकी। उसके बाद आता है बच्चा कुछ लघु जैव विविधता नई खोजे, कुछ छोटे छोटे से कीट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बात कर रहे हैं नेप्टिस फिलेरा। ये क्या है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, भारत में पहली बार। ओके। सेकंड है आपका ये बटरफ्लाई साइकेडा। ये क्या है? मेघालय में नई प्रजाति खोजी गई है, इसके काफी रंगीन पंख होते हैं बच्चा, ये देख लो इस तितली को। उसके बाद है बच्चा बम्बिली बीज, बम्बल बीज करके क्या है, इसको भौरा है ये। तो कीटनाशकों के प्रति इसमें काफी अच्छा लचीलापन है, इसकी वजह से चर्चा में रहा ये क्यों, मतलब रिसेंटली इनको देखा गया, खोजा गया, तो बस याद रख लेना, बम्बल बीज, साइकेडा, नेप्टिस फाइलाइरा। तो ये किससे संबंधित है? तो कीट वाले जो आपके छोटे जो कीट है उनसे जुड़ा हुआ ये नाम है। ऐसे ही नाम आते, यूपीएससी कई बार पूछ लेगा, साइकेडा, बम्बल बीज, और ये आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, इस तरह के नाम काफी ज्यादा यूज करता है वो। सिटेशियंस क्या है, तो थोड़ा सा ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, जूलॉजी वाला, उसको देख लेना, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं मिले आपको, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में है। फिर समुद्री आकशेरुकी और कुछ वनस्पति है जो चर्चा में रही बच्चा। टार्डीग्रेड्स काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। टार्डीग्रेड्स ये क्या है? सी कुकुम्बर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और सब बात करते हैं, चले तो सबसे पहले बात करते हैं टार्डीग्रेड्स के बारे में। टार्डीग्रेड्स का तो नाम इसको देखो बच्चा, हमने चंद्र जो नाम दिया ना,
बैटलिपिस चंद्रयानी, तो चंद्रयान 3 के नाम पर ये हमने नई प्रजाति खोजी है। चरम स्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं बच्चा ये जीव, टार्डिग्रेड्स। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये जिंदा रह सकते हैं। ओके, उसके बाद ये आया सी कुकुम्बर, इसका IUCN स्टेटस है बच्चा, IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो समुद्र के सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है, प्रवाल भित्तियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सी कुकुम्बर, ठीक है, सफाई कर्मी है। चलिए, तो इस लिहाज से हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज को यहां पे देखा जो पिछले 1 साल में चर्चा में रही। हमने कॉप 30 को देखा बच्चा, UNFCCC के कॉप 30 को। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगा ये आपको पढ़ा दिया जाना चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक और मैं सेशन लूंगा जिसमें लास्ट मंथ, ये पूरा जो जनवरी है, पूरे जनवरी में जो आपके करंट अफेयर में जो चर्चा में रही थी खबरें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की या कुछ ज्योग्राफी की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, लेकिन मैं हमेशा ही आपको बोलता हूं, आप जब भी आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी में जब भी आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर रहे हैं बच्चा और ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि लास्ट 18 मंथ का करंट अफेयर, लास्ट 18 मंथ्स करंट अफेयर आप अवश्य करें, ठीक है। ये आप मतलब कुछ भी करना, ये जरूर करना, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो स्टैटिक ही आते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 50-50 चलता है, 50% स्टैटिक और 50% करंट अफेयर। हाँ, उस करंट अफेयर को समझने के लिए स्टैटिक जरूर पढ़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो समापन करते हैं, फिर मिलेंगे अपने एक और किसी सेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।